मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास एसएसटी में 7 चैप्टर जो लास्ट टॉपिक है 7 चैप्टर का, यहाँ पर उच्च न्यायालय का कार्य एवं शक्तियाँ। इससे पहले हमने सर्वोच्च न्यायालय की कार्य शक्तियाँ, उसका क्षेत्राधिकार देखा है। आज हम राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसका कार्य और शक्तियाँ देखेंगे। राज्य के लिए जो इस प्रकार से उच्च न्यायालय है उसको क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई। इससे पहले हमने उसकी का गठन देखा है, उसको किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाता है, कौन नियुक्ति करता है, ये देखा है। आज हम इसकी कार्य किस प्रकार से ये कार्य करता है और उसको क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार। यहाँ पर जो मूल क्षेत्राधिकार में है जो उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। केवल जहाँ पर हम सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मुकदमे जो सीधी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, परंतु यहाँ पर ऐसे मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में की जा सकती है। सबसे पहले संसद एवं जो मूल क्षेत्राधिकार का संसद एवं विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन से संबंधी कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? उच्च न्यायालय में किया जाएगा। जैसे संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों में अगर निर्वाचन संबंधी कोई इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उसकी सुनवाई सीधी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरी है यहाँ पर राजस्व एकत्रीकरण। राजस्व एकत्र यानी कि जो टैक्स होता है, राजस्व यानी कि जो राज्य पर लगाया गया जो टैक्स है उस टैक्स का एकत्रीकरण से है। राजस्व एकत्रीकरण से कोई मामला है या वो टैक्स से संबंधित कोई मामला है, उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में की जा सकती है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित कोई मामला है, यानी नागरिकों को संविधान के द्वारा जो 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो उसकी सुनवाई भी उच्च न्यायालय में, तो इसकी याचिका हम उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है तो इसकी याचिका उच्च न्यायालय में की जा सकती है। वसीयत संबंधी कोई मामला हो, इस प्रकार से कोई धन संबंधी या उत्तराधिकारी या वसीयत का कोई मामला हो, विवाह संबंधी कोई मामला हो, विधि संबंधी यानी कानून संबंधी कोई मामला हो, तो उसकी सुनवाई भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। कंपनी कानून जो है, कंपनी के जो कानून है, कंपनी संबंधी भी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, किसी प्रकार कंपनियों में कोई घोटाले वगैरह इस प्रकार की, तो उस संबंधी भी विवाद है तो वो भी कहाँ पर? उच्च न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। आता है विवाह विच्छेद। विवाह यानी तलाक संबंधी कोई जो भी मामला होगा, अगर तलाक से संबंधी कोई विवाद उत्पन्न है तो उसकी सुनवाई भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इस तरह से जो मूल क्षेत्राधिकार में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कोई अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा इसका कार्य क्षेत्र है याचिका अधिकारिता, यानी कोई इस प्रकार का मामला हो जिसकी याचिका उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जैसे यहाँ पर नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनमें उच्च न्यायालय 5 लीव जारी करता है। इनके तहत अगर उसका हनन होता है तो वो याचिका दायर कर सकता है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी अपराधी को बंदी बनाया गया है तो अपराधी को बंदी बनाए जाने का कारण और 24 घंटे के अंदर किसी नजदीक के न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष पेश करना जरूरी है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो नागरिक हैं उनका अपना अधिकार है। अगर किसी अपराध के तहत उसे बंदी बनाया गया है, उसका अपराध भी बताना जरूरी है और उससे बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर उसे नजदीक के किसी भी न्यायालय में पेश करना, न्यायाधीश के समक्ष पेश करना जरूरी होता है। परम आदेश ये अपने निम्न स्तर के न्यायालयों को आदेश दे सकता है।
प्रतिषेध, किसी भी ऐसे मामले पर रोक लगा सकता है। प्रतिषेध यानी रोक लगाना। उत्प्रेक्षण लेख यानी अपने निम्न स्तर के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनसे उनकी विभागों से संबंधित उत्तर मांग सकता है, विभागों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकता है। कोई केस से संबंधित जो निम्न स्तर के जो न्यायालय हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, उत्तर मांग सकता है। उत्प्रेक्षण उत्तर मांग सकता है। अधिकार प्रक्षा यानी कि उच्च न्यायालय को यह भी अधिकार दिया गया है, वह अधिकार के तहत पूछ सकता है। प्रक्षा यानी पूछना। अधिकार के तहत ये पूछ सकता है कि जो तुम विभाग में कार्य कर रहे हो किस तरह तुम कार्य कर रहे हो और उस विभाग के संबंधित उससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो वह अधिकार के तहत उससे पूछ सकता है। तो ये 5 डेट जारी करता है और 5 डेट के अनुसार याचिका दायर कर सकते हैं। इस 5 डेट के अधिकार के तहत अगर इस प्रकार का हनन होता है तो याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। यहाँ पर तीसरा जो इसका क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, कि ऐसे मामले जिसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार में वो मामले आते हैं जैसे आयकर संबंधी, कोई टैक्स संबंधी घोटाला हो, वो संबंधी है। पेटेंट डिजाइन, जैसे कोई डिजाइन की नकल कर लेता है और दोनों में नकल के थ्रू दोनों का माल बाजार में आता है, तो उस नकली माल के लिए अपील कर सकता है, ये पेटेंट डिजाइन। उत्तराधिकारी संबंधी, जैसे वसीयत संबंधी जो उत्तराधिकारी जो संबंधी मामला है उसकी याचिका भी हम उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। जैसे कई दूसरा धन संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए अपनी याचिका दायर करता है, जो सही में जो मायने में उसका उत्तराधिकारी है वो तो नहीं, और दूसरा याचिका दायर कर देता है। कई बार ऐसा होता है धन संपत्ति हड़प में, तो उत्तराधिकारी संबंधी कोई ऐसा मामला हो उसकी भी याचिका उच्च न्यायालय में की जा सकती है। इस प्रकार से इसमें सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये विभिन्न जो मामले हैं इनके संबंध में याचिका दायर कर सकता है। और दूसरा है आपराधिक अपीलीय। आपराधिक अपीलीय यानी किसी अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्ष के लिए कारावास दिया हो, उसके विरुद्ध उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी कि जो सेशन न्यायालय है उसने अगर किसी अभियुक्त को 4 वर्ष का कारावास की सजा दे दी हो तो उसके विरुद्ध यहाँ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी तरह से संवैधानिक अपीलीय, संवैधानिक यानी कि संविधान से संबंधित, संविधान से संबंधित कोई व्याख्या का प्रश्न हो तो उससे संबंधित कोई मामला भी उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये 3 मामले आते हैं: सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये 3 तरह के मामले इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसी तरह से 4th है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख अनुच्छेद 215 के अंतर्गत, ये 215 अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के कोई भी निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे और इस तरह से उनको अवमानना के लिए दंड दे सकती है और उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड के रूप में इस पर रखे जा सकते हैं। जो निम्न स्तर के जो न्यायालय हैं उनके लिए ये कार्य के रूप में कार्य करेंगे या उनके इस प्रकार से वो उन निर्णयों के माध्यम से अपना निर्णय दे सकते हैं। तो इस तरह से अभिलेख न्यायालय के रूप में भी ये कार्य करता है, यानी कि अपने जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को निम्न स्तर की जो न्यायालय अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनमें रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है। और इस प्रकार के
कानून की तरह निम्न स्तर के जो न्यायालयों को कानून की तरह ये कार्य करते हैं। अब आता है प्रशासन संबंधी अधिकार। प्रशासन संबंधी अधिकार ये है उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय किसी न्यायालय से निर्णय मंगवा सकता है। जैसे उच्च न्यायालय उसके निम्न स्तर के न्यायालय से कोई भी मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है और उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। इस तरह ये भी जांच पड़ताल समय समय पर उच्च न्यायालय करता है कि जो भी निम्न स्तर के जो न्यायालय हैं या उसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी भी जांच पड़ताल वो समय समय पर कर रहा है। वो जो कार्य कर रहे हैं कहीं वो संविधान की उल्लंघना तो नहीं कर रहे हैं या उसके कार्य के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से समय समय पर उसकी जांच पड़ताल भी करता है। और कोई उसे लगे तो वो निम्न स्तर के कोई भी मुकदमा, निम्न स्तर की जो न्यायालय है उसका किसी भी तरह का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। तो इस तरह से ये एक प्रशासन संबंधी अधिकार के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि कोई भी उसके निजी स्तर में कार्य करने वाली जो न्याय अधिकारी है या इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय है, उनसे किसी प्रकार का अगर वो मुकदमा चाहे तो मंगवा सकता है। तो इस तरह से प्रशासनिक तौर पर भी वो कार्य करता है। अब आता है न्यायिक पुनरावलोकन। जैसा कि अर्थ से ही हमें ये पता चलता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनराव का मतलब होता है पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन यानी कि पुनः यानी दोबारा, विलोकन जांच करना। इस प्रकार उच्च न्यायालय को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी कानून की पुनः जांच कर सकता है। अगर उसे ये लगे कि ये संविधान के विरुद्ध है या नागरिकों के विरुद्ध है तो उसे निरस्त भी कर सकता है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका को, उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया गया है। वो किसी भी तरह के कानून को दोबारा बनवा सकती है या निरस्त कर सकती है। तो इस प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन यानी उसको पुनः जांच करने का अधिकार दिया गया है। तो आज हमने यहाँ पर उच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियाँ देखी। तो पहला जो मूल क्षेत्राधिकार में तो ये सभी मामले आ जाएंगे जो इसमें उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करता है। याचिका दायर कर सकते हैं 5 रीट के द्वारा। अपील क्षेत्राधिकार में सिविल अपील क्षेत्राधिकार, आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार, संवैधानिक अपील, इसके तीनों के अधिकार के अपील क्षेत्राधिकार देखा जा सकता है। अभिलेख न्यायालय 215 अनुच्छेद के तहत इनके जो निर्णय हैं साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। प्रशासनिक संबंधी को कोई भी मुकदमा मंगवा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, इस प्रकार से हमने ये 6 बिंदुओं के आधार पर आज उच्च न्यायालय की कार्य और शक्तियां देखी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से उच्च न्यायालय अपना कार्य और किस प्रकार की शक्तियों का उपयोग